नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा है कि कांग्रेस में रहते हुए जो लोग भारतीय जनता पार्टी से डरते हैं, उनकी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। राहुल यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हमें आरएसएस की आइडियोलॉजी में भरोसा करने वाले लोग नहीं चाहिए। पार्टी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस से बाहर जो लोग निडर हैं वे भी हमारे हैं और उन्हें पार्टी में लाना चाहिए। यानी वो इशारा कर रहे थे कि वो लोग जो इस समय कांग्रेस में नहीं हैं लेकिन निडर हैं और कांग्रेस की विचारधारा से कहीं ना कहीं कभी जुड़े रहे हैं, उन्हें कांग्रेस में लाना चाहिए। नागालैंड के कांग्रेस सांसद उत्तम कुमार रेड्डी ने सोशल मीडिया में शुक्रवार को राहुल गांधी का वीडियो शेयर किया। वीडियो में राहुल कह रहे हैं, बहुत सारे लोग जो डर नहीं रहे हैं, जो कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ और हमारे यहां जो डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। तो राहुल का ये आक्रामक तेवर बहुत कुछ कह जाता है। इशारा किसकी तरफ है, वक्त बताएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर हैं, वो सब हमारे हैं, उनको अंदर लाओ और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी। ये राहुल अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन उनका ये तेवर और ये अंदाज भविष्य की तरफ इशारा ज़रूर करता है। जिस अधिकार से वो ये बात कह रहे हैं कि इनको बाहर करो और उनको लेकर आओ, इसका मतलब है कि भैया वो मान चुके ही नहीं हैं, उनको तो क्लियर है। उन लोगों को मान लेना चाहिए जो शायद अब तक नहीं मान रहे हैं कि राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो ये तेवर और ये अंदाज बता रहा है कि जल्दी ही राहुल गांधी एआईसीसी के अधिवेशन में इस दिशा में बढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विदिशा के गंज बासौदा में दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, कुआं धंसने का। और इस दर्दनाक हादसे में अब तक 10 लोगों के शव, जिनकी मृत्यु हुई है, उनके शव निकाले जा चुके हैं। हर तरफ सिसकियां हैं, दुख है, पीड़ा है। मामले में राजनीति भी गर्म है। कांग्रेस ने हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई है। हालांकि मुआवजे का ऐलान हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद मुख्यमंत्री अपने कार्यालय से निरंतर नजर बनाए हुए हैं। पर सियासत तो सियासत है, कहीं भी शुरू हो जाती है। लेकिन गुरुवार रात को जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही भयानक था, दर्दनाक था और पीड़ा से भर देने वाला था। देखिए हादसे का ये मंजर और उससे जुड़ी कुछ दर्द भरी तस्वीरें। जगह गंज बासौदा का लाल पठार इलाका। वक्त शाम के करीब 6:30 बजे। सातवीं क्लास का छात्र रवि अहिरबार गांव के कुएं पर पानी भरने गया और पैर फिसलने से कुएं में जा गिरा। रवि के कुएं में गिरते ही चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते कुछ लोग रवि को ढूंढने कुएं में उतर गए और तमाशबीनों का जमावड़ा भी कुएं पर लग गया। पानी भर के गए थे सर। अच्छा, फिर? पानी भर के बर्तन भर के हम आ रहे थे। हाँ। और वे दोनों बच्चों छोड़े आए थे। हाँ। एक बच्चा बर्तन नीचे उतार लगा। हाँ। जब तक वो छोटा बच्चा गिर गया। अच्छा। बाद में हमें मालूम पड़ा, इनने बोले लोग बागों ने बच्चा गिर गया। हाँ, फिर? तो दोनों बहुत तेज नहीं आ गए निकाले वाले। हाँ। वहाँ पे कूद गए कुएं में। ठीक है। कछु निकल आए। हाँ। और एक बही में घुसो रहो। हाँ। तो ऊपर से छत टूट गई। अंधेरा छाने लगा था और नीचे कुएं में रवि की तलाश चल रही थी। इस बीच कुएं पर लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। शाम के करीब 7 बजे अचानक ही कुएं की जाली टूट गई और कई लोग कुएं में जा समाये।
करीब 20 लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कुछ लोग पानी में समा गए। रवि वो उसमें गिर पड़े, पानी इतना बड़ा एक छेदा था, मतलब 2 बाई 2 का, उसमें से पानी भरते थे सब, उसमें से बच्चा गिर गया। अब गिर गए तो 4-5 लड़के जो नीचे उतरे, अब वे उतर गए तो रस्सी से उतर गए, और उतरने के बाद ऊपर आए हैं तो कम से कम 50-60 पब्लिक थी यहाँ पे, और एकदम वो पूरा को पूरा मतलब जो गाटर रहते हैं, गाटर टूट गया बीच में से, और डायरेक्ट नीचे गिर गए सब लोग। जितने ढीढ़ी पे थे वे तो बच गए बेचारे, और जो कम से कम 25 से 30 आदमी थे बीच में वे दब गया, वो बच्चा भी सबसे नीचे दब गया। रात करीब 8:30 बजे प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और कुएं का पानी खाली करने के लिए मोटरें लगाई गई और जेसीबी और पोकलिन मशीन से कुएं के बगल में खुदाई शुरू कर दी गई। विदिशा में मौजूद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वहीं तत्काल मॉनिटरिंग रूम बनाकर निगरानी शुरू कर दी और विदिशा के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। वाराणसी से भी एनडीआरएफ की टीम फिर आ गई है। रात भर काम करते हुए जो थके उनको रिप्लेस करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई है। आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की गई है। अभी मैंने सबसे बात की, प्रभारी मंत्री जी से चर्चा हुई, एनडीआरएफ के चीफ से बात हुई, हमारे एडीजी, कलेक्टर, कमिश्नर, एसडीआरएफ, डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं बीमारों का, संबंधित सारे कर्मचारियों से बात की है। हम लोग कटिबद्ध है कि ये ऑपरेशन जल्दी पूरा हो। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पीड़ित परिवारों के साथ हम खड़े हैं। गंजबासौदा के लिए शायद गुरुवार का दिन ही खराब था। रेस्क्यू ऑपरेशन ने गति पकड़ी ही थी कि रात करीब 10:30 बजे कुआं धंस गया और राहत कार्य में लगे एसडीआरएफ के कुछ जवान और एक ट्रैक्टर कुएं में जा गिरे। किसी तरह से इन्हें बचाया जा सका। इस घटना के बाद राहत कार्य की गति धीमी पड़ गई और सतर्कता से बचाव कार्य किया जाने लगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जनता में अपने को खोने का दुख और दर्द रहता है और पुलिस उनकी संवेदना से जुड़ी हुई है और दुर्घटना है। इसमें किसी के ऊपर नाराजगी और आक्रोश होने का समय नहीं है या आरोप प्रत्यारोप का भी समय नहीं है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है बचाव कार्य जारी रखे हुए है और काफ़ी हद तक हम उस लेवल तक पहुंच गए हैं जहां पर हमें शेष दबे हुए लोगों के मिलने की संभावना है और बहुत जल्दी ही इस सतह पर पहुंच करके हम जो दबे हुए व्यक्तियों हैं उनको निकालने की कार्रवाई कर पाएंगे। रात भर ऑपरेशन के बाद सुबह सुबह 4 शव ही निकाले जा सके। वक्त के बीतने के साथ ही कुएं के मलबे में दबे लोगों के सुरक्षित बचने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। इस बीच प्रशासन की लापरवाही पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गांव वालों ने जर्जर कुएं को लेकर कई बार शिकायतें की थी, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। और अब लाल पठार में गम और आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं बचा है। जुगल किशोर शर्मा, कमलेश शर्मा और रवि साहू के साथ आशीष खरे, बंसल न्यूज, गंजबासौदा। हर हादसा ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ चूक तो रही है, कोई खामी, कोई कमी तो रही है। उस खामी या उस कमी को पकड़ने के लिए जांचें तो हो जाती हैं, लेकिन कोई भी जांच और उसके निष्कर्ष हमें याद नहीं रहते। ये बड़ी तकलीफदेह बात है कि अगर वो जर्जर कुआं था, शिकायतें थीं, तो क्या किसी दुर्घटना का इंतज़ार था? बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और ये खेल से जुड़ी है और हम सब अब ओलंपिक के मुहाने पर खड़े हैं और मध्य प्रदेश तीरंदाजी एकेडमी जबलपुर एक बार फिर देश को गौरवान्वित करने के लिए तैयार है। एकेडमी के खिलाड़ी अमित कुमार पोलैंड में होने जा रही अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए चुन लिए गए। वो रॉकला सिटी में 9 से 15 अगस्त तक आयोजित कैडेट विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में
भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे और ये वाकई बहुत फख्र से, गौरव से भर देने वाली खबर है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 5 साल पहले अमित ने अपना सफर शुरू किया था और अब इसका पहला पड़ाव नजर भी आने लगा है। सचिन तेंदुलकर से प्रभावित ये खिलाड़ी अब पोलैंड में अपने अचूक निशाने का हुनर दिखाएगा। पिता ट्रक ड्राइवर हैं, मां कोरोना से काल के गाल में समा गई। आर्थिक हालात भी ठीक नहीं, लेकिन इरादे नहीं टूटे और यही कारण है कि अमित का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। इस दौरान उनके कोच का उन्हें बखूबी साथ मिला। इससे पहले अमित कई अंतर्राज्यीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक से लेकर कई पदकों पर कब्जा जमा चुके हैं। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि पोलैंड में होने वाला है और सेलेक्ट हो गया तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूँगा पहली बार और पूरी कोशिश रहेगी गोल्ड लेके आऊँ। जितना मैंने मेहनत किया उतना ही सर लोगों का हाथ है। सर लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और आगे भी उन्हीं की वजह से बढ़ूँगा। उन्होंने रास्ता दिखाया, मैं उस पर चलता रहा। प्रैक्टिस शेड्यूल से होता था यहाँ पे। मुझे यहाँ पे 5 साल हो गया, 2016 से आया था। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यही है। स्टार्टिंग से कोशिश कर रहा था, थोड़ा थोड़ा बच रहा था, लेकिन कोई नहीं। अब लाइन मिल गया है, लाइन लेने तक इसी पर चलना। कोच रिजपाल का कहना है ये उनके और एकेडमी दोनों के लिए गर्व की बात है। अमित कुमार तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। अमित कुमार इस एकेडमी के 11वें ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहे हैं। के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इस पेंडेमिक से हम निकल के आए और जस्ट विद इन 10 डेज़ के बाद हमारे एकेडमी का नया लड़का उसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ है। और ये हमारा 11वां इंटरनेशनल प्लेयर है जो कि पिछले 5 साल से निकल के आए नए वालों में से। तो 2016 से वो एकेडमी में है। बेसिक ग्रास रूट लेवल से यहीं से मेरे अंडर में ट्रेनिंग स्टार्ट किया। उसके बाद 2018 में उसने मिनी नेशनल में इंडिविजुअल गोल्ड जीता था और मिक्स टीम स्पर्धा में भी सिल्वर मेडल था। बहुत ही अच्छी मौका है और मुझे उम्मीद है कि वो इस मौके को जरूर बनाएगा और देश के लिए पदक जीतेगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और ये बात अमित के जीवन पर बिल्कुल मुफीद लगती है, क्योंकि उन्होंने खुद को काबिल भी बनाया और साबित भी किया। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर रमन सिंह ने धर्मांतरण को लेकर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस सरकार पर यह उनका बड़ा हमला है। डॉक्टर रमन सिंह ने धर्मांतरण करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। अबूझमाड़ में उनका कहना है कि अबूझमाड़ जो बस्तर का एक ऐसा क्षेत्र है जो काफ़ी दुर्गम और दूर दराज का क्षेत्र है, वहाँ 30% बैगा आदिवासियों का धर्मांतरण हो चुका है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला किया है, पलटवार किया है। रविंद्र चौबे का सरकार की तरफ से कहना है कि बीजेपी अनावश्यक रूप से इस मुद्दे को तूल देने में जुटी हुई है, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है। धर्मांतरण के मामले में न केवल समाज चिंतित है, धन से, लोभ से, बलपूर्वक जिस प्रकार ट्रैवल क्षेत्र में आप बैगाओं का धर्मांतरण कैसे करा सकते हो? आप अबूझमाड़िया 30% कन्वर्ट हो गए, इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि प्रिमिटिव ट्राइब्स अबूझमाड़िया या बैगा को ये धर्मांतरण करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के नियम के विपरीत है। इनके ऊपर बिना पूछे ऐसे धारा लगना चाहिए जिससे कम से कम इनको सबक मिले। माननीय रामविचार जी नेताम बैठे थे, वो गृह मंत्री भी थे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके कार्यकाल में भी धर्मांतरण का जो शिकायत है वो होते ही रहती थी। और अभी जो सुकमा की घटना को लेकर के मीडिया में सारी चर्चाएं हो रही, भारतीय जनता पार्टी इसको तूल देने का प्रयास कर रहा है। माननीय रामविचार नेताम जी ने माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा। मैं समझता हूं गृह मंत्री को पत्र लिखने की जरूरत भी नहीं है। गृह मंत्री तो सारे देश की ऐसी घटनाओं से लगातार भिज्ञ रहते हैं, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में ऐसी घटनाएं किंचित मात्र ही हो सकता है जिसमें सख्त कार्रवाई किया जाता है। ये वार पलटवार। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान के कंधार में तालिबानियों और सुरक्षा कर्मियों की मुठभेड़ के दौरान भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मृत्यु हो गई। वे न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के लिए काम करते थे। 2018 में उन्हें पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया, जो काफ़ी प्रतिष्ठापूर्ण माना जाता है। स्पेन बोल्डक ज़िले में
स्पिन बोल्डक ज़िले में दानिश पिछले कई दिनों से वहां मौजूद हालातों को लेंसमैन के नाते उनकी फोटोग्राफी कर रहे थे, उनको कवर कर रहे थे। अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्सेस जब एक रेस्क्यू मिशन पर थी तब दानिश उनके साथ मौजूद थे। दानिश सिद्दीकी के पिता ने बताया कि दानिश अपने काम को लेकर बेहद संजीदा थे। प्रोफेशन के आगे वो किसी की बात नहीं सुनते थे। दानिश को चैलेंज लेना पसंद था। आपको ये भी बता दें कि दानिश ने कुछ दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वे पूरे अफगानिस्तान में कई मोर्चों पर लड़ाई को देख रहे हैं और अफगान स्पेशल फोर्सेस के साथ हैं। इसी हफ्ते जब तालिबान ने कंधार के स्पिन बोल्डक नाम की जगह पर कब्जा किया तो स्पेशल फोर्सेस के साथ उनकी मुठभेड़ भी शुरू हुई। पिछले कई दिनों से दोनों के बीच वहां भीषण संघर्ष जारी है और इसी दौरान ये जाबाज फोटोग्राफर, फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, अपने काम से दीवानगी की हद तक मोहब्बत करने वाला ये शख्स अपने काम के दौरान ही फोटोग्राफी करते हुए वहाँ की तस्वीरें एजेंसी तक पहुँचाते हुए अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन अपने काम से मोहब्बत को अलविदा नहीं कहा। और अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। मुलाकात होगी आपसे शनिवार को फिर इसी वक्त इसी मंच पर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।